हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड आईएएस एकेडमी। आज की डेट है 28 जनवरी और 28 जनवरी का हम पीआईबी रिलीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली न्यूज़ है इंडिया इजराइल एग्री टू फर्दर इनहेंस कॉपरेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत ये प्रेस रिलीज हुई है। ठीक है, इंडिया इजराइल एग्री टू फर्दर इनहेंस कोऑपरेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली इंडिया और इजराइल के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसके 30 साल पूरे हुए हैं। ठीक है, और इसी उपलक्ष्य में इंडिया और इजराइल ने ये डिसाइड किया है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो कॉपरेशन है, सहयोग है, उसको बढ़ाया जाए। और इसके लिए इंडिया और इजराइल ने एक नई स्कीम लॉन्च किया है कि 75 विलेजेस आर बीइंग टेकन अप टू कन्वर्ट इनटू विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस टू कोमेमोरेट द 75th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। यानी इस साल 2022 में हमारा 75वां वर्षगांठ है हमारी आज़ादी का, और उसी के उपलक्ष्य में 75 विलेज को 75 विलेज को विलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप करना है। और किस क्षेत्र में? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। ठीक है, विलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप करना है, खासकर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के क्षेत्र में ऐसे 75 विलेज बनाने हैं जो कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक्सीलेंट का काम करें। ठीक है, तो इसके सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को समझते हैं कि इंडिया इजराइल का जो कॉपरेशन है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में वो कब से स्टार्ट हुआ और किन क्षेत्रों में ये कॉपरेशन है। तो जो इंडिया और एग्रीकल्चर का कॉपरेशन है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, वो 2008 में ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और उसी साल 3 साल का एक एक्शन प्लान साइन किया गया दोनों देशों के बीच में। ठीक है, और इसके तहत इसके अंतर्गत एक एग्रीकल्चर फंड स्टार्ट किया गया जिसकी वैल्यू थी $50 मिलियन। ठीक है, और जिसका एम था, जिसका फोकस एरिया था डेयरी क्षेत्र। ठीक है, फार्मिंग टेक्नोलॉजी एंड माइक्रो इरिगेशन। ठीक है, तो इन 3 क्षेत्रों में इस फंड को बनाया गया था, स्टार्ट किया गया था 2000। और साथ ही साथ ये प्रोविजन था कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप किया जाएगा अक्रॉस इंडिया। यानी इंडिया में कई जगहों पे, कई सारे स्टेट्स में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप किया जाएगा। और 2014 तक 10 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप किए जा चुके थे। ठीक है, और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या करते थे? फ्री ट्रेनिंग सेशन फॉर फार्मर्स। ये फार्मर्स को फ्री ट्रेनिंग सेशन देते थे, अवेयर करते थे या फिर ट्रेनिंग देते थे किस क्षेत्र में? टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ताकि फार्मर्स उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। ठीक है, तो ये जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस होते थे जो बनाए गए थे, उसका मकसद था फार्मर्स को ट्रेनिंग देना। ठीक है, ऑन एफिशिएंट एग्रीकल्चर टेक्निक्स, यानी कैसे एग्रीकल्चर टेक्निक्स को हम बढ़ाकर एग्रीकल्चर के एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। आपको पता है कि इजराइल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी आगे है, एक लीडर की भूमिका निभाता है वो, और वो उस टेक्नोलॉजिकल जो न्यूएंसेस हैं उसको वो इंडिया को ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, वो इंडिया को हेल्प कर रहा है ताकि इंडियन फार्मर्स को भी इसकी मदद मिले और ये टेक्निक सीख सके। खासकर जो इजरायली टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ है उसको इंडियन फार्मर्स को इम्पार्ट किया जा रहा है इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा। ठीक है, जैसे कि वर्टिकल फार्मिंग होता है। जैसे जनरली इंडिया में जो फार्मिंग होता है वो हॉरिजॉन्टल फार्मिंग होता है, लेकिन जो ये एक इजरायली टेक्निक है कि वहाँ पे वर्टिकल फार्मिंग यूज किया जाता है। साथ ही साथ ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? इससे वाटर एफिशिएंसी बढ़ती है, वाटर को सेव भी कर सकते हैं हम लोग, और पौधे को जितना पानी चाहिए उतना ही हम उसे प्रोवाइड करते हैं, और ये उसकी प्रोडक्टिविटी में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, ड्रिप मतलब बूंद बूंद से देना, उसके रूट्स में पानी को डालना। तो ड्रिप इरिगेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इरिगेशन टेक्निक। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है? सॉइल सोलराइजेशन।
ठीक है। इन सारी टेक्निक्स के बारे में, चाहे वो वर्टिकल फार्मिंग हो, चाहे ड्रिप इरिगेशन हो या सॉइल सोलराइजेशन, इन टेक्निक्स को इस सेंटर ऑफ एक्सलेंस पे सिखाया जाता है फार्मर्स को। इस साल क्या हुआ है इस साल चूंकि इंडिया इजराइल का जो कॉपरेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन का 30 साल पूरा हुआ है, तो इंडिया और इजराइल ने डिसाइड किया है कि उनका जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कॉपरेशन है उसको बियॉन्ड और भी आगे बढ़ाया जाए। और इसलिए इंडिया इजराइल ने ये डिसाइड किया है कि 75 विलेजेस को विलेज ऑफ एक्सलेंस के रूप में डेवलप किया जाए, ठीक है, जहां पे 13 सेंटर ऑफ एक्सलेंस होगा 75 विलेज के अंदर। ये प्रोग्राम क्या करेगा? इट विल प्रमोट द इंक्रीज ऑफ नेट इनकम एंड बेटर द लाइवलीहुड ऑफ द इंडिविजुअल फार्मर। ये फार्मर्स को के इनकम को बढ़ाएगा, साथ ही साथ उनके लाइवलीहुड को अच्छा करेगा, ठीक है। और जो हमारा ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसको कन्वर्ट करेगा मॉडर्न इंटेंसिव फार्मिंग में, ठीक है, क्योंकि इनकम तभी बढ़ेगा जब हम ट्रेडिशनल तरीकों को छोड़कर हम नए तरीकों, मॉडर्न तरीकों को अपनाएं और इंटेंसिव फार्मिंग करें। इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब होता है कम लैंड पे, क्योंकि हमारे यहाँ जो मैक्सिमम फार्मर है स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर, उनके पास लैंड जो है वो छोटे लैंड है। तो हम ये जरूरी है कि इंटेंसिव फार्मिंग है। इंटेंसिव फार्मिंग मतलब छोटे से लैंड पे ही विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके, इसको कहा जाता है इंटेंसिव फार्मिंग। तो हम क्या करें, ट्रेडिशनल फार्मिंग को की जगह पे हम मॉडर्न इंटेंसिव फार्मिंग को अपनाएं, ठीक है, जो कि इंडो इजराइल एग्रीकल्चर एक्शन प्लान का जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार। ओके, तो जो हमारा इंडो इजराइल विलेज ऑफ एक्सेलेंस प्रोग्राम होगा वो किस पे फोकस होगा? मॉडर्न एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे। हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, चाहे उसमें मशीनरीज हो, चाहे वो फील्ड हो, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस होगा। दूसरा कैपेसिटी बिल्डिंग पे, मतलब फार्मर्स को ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, एग्रीकल्चर को एफिशिएंट बना सकते हैं। और तीसरा जो फोकस होगा वो होगा मार्केट लिंकेज। यानी इंडिया में जो एक बहुत बड़ी समस्या है कि फार्मर्स प्रोड्यूस तो कर पाते हैं बट उसे मार्केट के साथ लिंक नहीं कर पाते, ठीक है, अपने प्रोड्यूस का सही दाम वो नहीं प्राप्त कर पाते। तो ये 3 फोकस रहेगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये सारे कदम उठाए गए हैं, ठीक है। अभी इंडिया में टोटल 12 स्टेट में 29 सेंटर ऑफ क्या है एक्सीलेंस चल रहे हैं, ठीक है, रनिंग है। और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या करते हैं? ये फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, खासकर जो इजरायली टेक्निक्स है, ठीक है, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन या फिर वर्टिकल फार्मिंग, इन सारे टेक्नोलॉजी का यूज करके वो फार्मर्स अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ अभी 29 सेंटर ऑफ एक्सलेंस है 12 स्टेट्स में, ठीक है, और जो कि 25 मिलियन वेजिटेबल प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, एंड 387,000 क्वालिटी फ्रूट्स प्लांट्स ये कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो ये इंडो इजराइल जो विलेज एक्सीलेंस जो प्लान है उसके तहत बहुत सारे कदम उठाए जाएंगे। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी बहुत सारे कदम फार्मर्स के बेनिफिट के लिए, फार्मर्स के वेलफेयर के लिए बहुत सारे कदम ऑलरेडी उठाए हैं, जिनमें से है पीएम किसान योजना। पीएम किसान में क्या है कि फार्मर्स को 6,000 की राशि दी जा रही है, ठीक है। उसके अलावा है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, फॉर्मेशन ऑफ 10,000 FPO। तो ये सारे स्कीम्स हैं जो कि फार्मर्स के बेनिफिट में ऑलरेडी गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जो नेक्स्ट न्यूज़ है जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है एडिशनल रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से
additional resources of rupees 7,309 crore made available to states for undertaking power sector reform. देखिए देखिए कोई भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना लोन ले सकता है वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। जनरली फाइनेंस कमीशन के द्वारा वो डिसाइड किया जाता है कि कोई भी स्टेट वो कितना अपने जीएसडीपी का यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना परसेंट वो बोरोइंग कर सकता है सेंटर से। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने ये बोला है कि स्टेट का जो बोरोइंग है उसको हम जो बोरोइंग है उसमें 0.5% का एडिशनल हम स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यानी मतलब जो भी टारगेट है, जिस टारगेट पे स्टेट बोरोइंग कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, मान लीजिए 5% फिक्स किया गया, यानी अपने जीएसडीपी का 5% ही स्टेट सेंटर से बोरो कर सकता है, ठीक है। तो जो भी उनका टारगेट है, जो भी स्पेस है, ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा 0.5% एडिशन किया जा सकता है। कब? जब उस बोरोइंग का, उस फाइनेंस का वो इस्तेमाल अपने पावर सेक्टर के रिफॉर्म में करें। पावर सेक्टर क्या होता है? जिसे हम पावर सेक्टर मतलब जो भी पावर से रिलेटेड है, जनरली इलेक्ट्रिसिटी आता है इसमें। तो अगर स्टेट अपने पावर सेक्टर का रिफॉर्म करना चाहेंगे तो जो उनका स्पेस है, जो भी जो लिमिट है, बोरोइंग लिमिट है उनके जीएसडीपी का, उसमें 0.5% एडिशन किया जा सकता है। ये हमारे 15th फाइनेंस कमीशन ने डिसाइड किया था, ठीक है। तो 15th फाइनेंस कमीशन has decided 15th Finance Commission has decided to grant additional borrowing space of up to 0.5% of the gross state domestic product to the state every year for a 4-year period from 2021-22 to 2024-25 based on reform undertaken by the state in the power sector. देखिए 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या डिसाइड किया कि अगर स्टेट अगर अपने पावर सेक्टर में रिफॉर्म लाना चाहते हैं, ठीक है, या रिफॉर्म लाते हैं तो उन्हें 0.5% का एडिशनल स्पेस दिया जाएगा बोरोइंग का हर साल, यानी और 4 साल तक, अगले 4 साल तक, यानी 21-22 से लेकर 24-25 तक, ठीक है। और इसको इस जो डिसीजन है 15th फाइनेंस उसको डिक्लेयर किया गया था कब? जो बजट स्पीच था फाइनेंस मिनिस्टर का 2021-22 का, उसमें ये डिक्लेयर किया गया था। और इससे क्या होगा कि स्टेट के पास एडिशनल रिसोर्स आएगा, एडिशनल पैसा आएगा, ठीक है। कितना आएगा? लगभग ₹1 लाख करोड़ हर साल टू द स्टेट के पास ₹1 लाख करोड़ हर साल ये एडिशनल रिसोर्स पहुंचेगा, ठीक है। और इस एडिशनल बोरोइंग परमिशन का क्या ऑब्जेक्टिव है? ताकि जो हमारा जो पावर, जो स्टेट्स का पावर सेक्टर है, ठीक है, उसकी ऑपरेशनल एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, ठीक है। जो भी एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है, ओके। और इस एडिशनल बोरोइंग स्पेस के लिए ये कुछ क्राइटेरिया लिमिट किया गया है कि इस तरह का अगर आप पावर सेक्टर में रिफॉर्म लाते हैं तभी आपको एडिशनल बोरोइंग का स्पेस दिया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या है? इसमें है द रिफॉर्म टू बी कैरिड आउट बाय द स्टेट आर, पहला, प्रोग्रेसिव एजम्पशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉसेस ऑफ पब्लिक सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यानी अगर डिस्कॉम कंपनीज में, देखिए डिस्कॉम कंपनीज प्राइवेट भी हो सकता है और गवर्नमेंट भी हो सकता है। डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं और यही कलेक्शन करते हैं, ठीक है। जो हम बिजली बिल भरते हैं वो डिस्कॉम कंपनीज को ही देते हैं, ठीक है। और यही तो ये गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर इनको लॉस होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट को लेनी होगी। पहला ये रिफॉर्म लाना होगा कि डिस्कॉम कंपनीज को लॉस अगर होता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये पहला रिफॉर्म आपको लाना पड़ेगा अगर आपको एडिशनल बोरोइंग स्पेस चाहिए तो। दूसरा,
transparency in the reporting of financial affairs of power sector including payment of subsidies and recording of liabilities of governments to discom and of discom to others। जो भी चीज होंगी उसकी ट्रांसपेरेंसी आपको लानी पड़ेगी, पारदर्शिता लाना पड़ेगा। जो भी फाइनेंशियल अफेयर है, चाहे अगर आपने कोई आपके पास कोई डिस्कॉम की कोई अमाउंट बाकी है या डिस्कॉम के पास किसी का अमाउंट बाकी है, तो जो भी लाइबिलिटी है गवर्नमेंट के पास या डिस्कॉम के पास, उसको पारदर्शी वे में आपको दिखाना होगा। ठीक है। टाइमली रेंडिशन ऑफ फाइनेंशियल एंड एनर्जी अकाउंट्स एंड टाइमली ऑडिट, आपको टाइमली ऑडिट कराना होगा अपने अकाउंट्स का। ठीक है। कंप्लायंस विथ लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जो भी लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसके कंप्लायंस होना पड़ेगा। ठीक है। एक बार आपने अगर इस क्राइटेरिया को अगर आपने फुलफिल किया है, ये सारी चीज़ों को आपने अगर रिफॉर्म लाया है, तो आपको एलिजिबल किया जा सकता है। ठीक है। ठीक है, आपको एलिजिबल किया जाएगा, लेकिन उसके लिए भी कई सारे क्राइटेरिया हैं एलिजिबिलिटी के लिए। उसके आधार पे आपको एडिशनल बोरिंग के लिए एलिजिबल किया जाएगा। पहला है परसेंटेज ऑफ मीटर्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन अगेंस्ट टोटल एनर्जी कंजप्शन इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर। मीटर्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन मतलब जितने कंजप्शन मीटर्स, मतलब जितना डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है। मीटर में जितनी रीडिंग आ रही है उसका क्या परसेंटेज है टोटल कंजम्पशन से, क्योंकि जो मीटर में आएगा वही अब पेड होगा, बाकी सब बिजली की चोरी हुई होगी। तो कितना परसेंटेज किसी स्टेट में मीटर्ड इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कितना है, ठीक है, उसके टोटल एनर्जी कंजप्शन का, तो वो उस तरह का क्या परफॉर्मेंस है उस क्षेत्र में। दूसरा है सब्सिडी पेमेंट बाय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को आपने कितना सब्सिडी दिया है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट का आपको पता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पे काफ़ी हैवी सब्सिडी दी जाती है, तो सब्सिडी कितना आपने पेमेंट किया, वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू यानी डायरेक्ट उनके अकाउंट में। तीसरा है पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड लोकल बॉडी, क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल बॉडीज इलेक्ट्रिसिटी का बिल को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, टाइम पे। तीसरा है इंस्टॉलेशन ऑफ प्रीपेड मीटर्स, जो स्मार्ट मीटर्स का कंसेप्ट आया है अभी, प्रीपेड मीटर्स क्या कितना इंस्टॉलेशन हुआ है उसमें, और वो भी गवर्नमेंट ऑफिस में कितना इंस्टॉलेशन हुआ है, ये भी एक क्राइटेरिया है जज करने का। ठीक है। यूज़ ऑफ इनोवेशन एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का आपने कितना इस्तेमाल किया है। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं जिस क्राइटेरिया के आधार पे स्टेट को जज किया जाएगा और वो फिर डिसाइड किया जाएगा कि क्या ये एडिशनल बोरोइंग स्पेस देने के लिए ये एलिजिबल है कि नहीं। ठीक है। तो इन क्राइटेरिया पे सबसे पहले तो जो ऊपर मैंने जो बताया वो सारा होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद इन सारे क्राइटेरिया पे आपको जज किया जाएगा कि आप एलिजिबल हो सकते हैं कि नहीं। ओके। तो यहाँ पे राजस्थान, आंध्र प्रदेश और 9 दूसरे स्टेट हैं जैसे कि असम, गोवा, केरला, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने सारा सबमिट किया था, मतलब प्रपोजल को सबमिट किया था। ठीक है। उनको जब जज किया गया तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश को एलिजिबल पाया गया है और उन्हें एडिशनल बोरोइंग स्पेस है उसके लिए एलिजिबल पाया गया है और उन्हें एडिशनल बोनस एडिशनल बोरोइंग स्पेस प्रोवाइड किया गया है राजस्थान और आंध्र प्रदेश को। राजस्थान और आंध्र प्रदेश के अलावा 9 दूसरे स्टेट ने भी प्रपोजल डाला है और जिनका असेसमेंट किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सॉरी हाँ ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रिलीज ऑफ विजन डॉक्यूमेंट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान एंड लॉन्च ऑफ ट्रेनिंग मॉड्यूल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अंडर मिशन कर्मयोगी। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो मिशन कर्मयोगी में गवर्नमेंट ने जो ये प्लान किया था कि सिविल सर्वेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, यही था मिशन कर्मयोगी। और इसी के तहत हर मिनिस्ट्री को ये काम करना है कि हर मिनिस्ट्री को एक रोड मैप तैयार करना है, एक प्लान तैयार करना है कि कैसे वो अपने सिविल सर्वेंट्स का कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे।
ठीक है। और उसी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान के तहत। तो सबसे पहले मिशन कर्मयोगी को यहाँ पे देखते हैं कि मिशन कर्मयोगी क्या था। तो यहाँ देखें, मिशन कर्मयोगी का जो पूरा नाम है वो है द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। तो याद रखेंगे आप लोग, मिशन कर्मयोगी का क्या नाम है, द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। इसका क्या एम है, इसका लक्ष्य था कि ये कैपेसिटी बिल्डिंग ब्यूरोक्रेसी में कैपेसिटी बिल्डिंग करे। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब यानी जो भी चैलेंजेज आ रहे हैं, न्यू चैलेंजेज आ रहे हैं, उसके लिए जो सिविल सर्वेंट है उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना, ताकि वो नए नए चैलेंजेज को वो टैकल कर सके। ठीक है, हैंडल कर सके, चाहे वो डाइवर्सिटी की समस्या हो या फिर इन्वायरमेंट की, जो नए नए चैलेंज आ रहे हैं उसके तहत उन्हें कैपेसिटी बिल्डिंग करना। और इंडिया को एक 5 ट्रिलियन इकॉनमी अगर बनना है तो जो नए चैलेंज है उसको टैकल करना पड़ेगा, चाहे वो पॉवर्टी की समस्या हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हो। तो वैसे चीज़ों के लिए सिविल सर्विस, क्योंकि सिविल सर्वेंट को स्टील फ्रेम माना जाता है इंडियन ब्यूरोक्रेसी का, इंडियन डेमोक्रेसी का। तो क्योंकि सारे चीज़ों को वही सिविल सर्वेंट ही इम्प्लीमेंट कराते हैं, तो अगर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी तो वो इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाएंगे और टाइमली उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो मिशन कर्मयोगी इन्विसेज टू ठीक है कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोसेस रिफॉर्म। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, मिशन कर्मयोगी इन्विसेजेस टू प्रिपेयर इंडियन सिविल सर्वेंट फॉर द फ्यूचर, मतलब भविष्य में आने वाली समस्याओं को सिविल सर्वेंट को तैयार करना, यही है मिशन कर्मयोगी। उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनके कैपेसिटी को बढ़ाना, उनमें स्किल डेवलप करना। ठीक है, फ्यूचर बाय मेकिंग देम मोर क्रिएटिव, उन्हें मोर क्रिएटिव बनाना। ठीक है, बाय मेकिंग दे मोर क्रिएटिव, तो उन्हें क्या करना, मोर क्रिएटिव बनाना, क्रिएटिव इमेजिनेटिव बनाना। क्योंकि आज का जो वर्ल्ड है वो क्या है, कई सारे चैलेंज आ सकते हैं, अनफोर्सीन चैलेंज आ सकते हैं, आपके सामने कोई भी चैलेंज आ सकता है। तो आपको इमेजिनेटिव बनाना ताकि फ्यूचर को आप प्रेडिक्ट कर सके, इनोवेटिव बनाना, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री 4 का कंसेप्ट है ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने वाला है, और जो ई गवर्नेंस है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना है। तो इनोवेटिव होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, इनेबलिंग, ट्रांसपेरेंट एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड। ठीक है, तो ये सारे जो स्किल है वो इम्पार्ट करना है। तो मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य यही है कि सिविल सर्वेंट में ये सारे लक्ष्य को इम्पार्ट करना। ओके, तो यहाँ न्यूज़ देखते हैं हम लोग। तो इसी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने एक रोड मैप तैयार किया, एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है कि कैसे वो उस मिनिस्ट्री में जो भी सिविल सर्वेंट है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आप ध्यान में रखेंगे मिशन कर्मयोगी क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हमेशा देखिए, जो न्यूज़ होता है उसके पीछे का जो बैकग्राउंड हो वो इंपॉर्टेंट होता है सिविल सर्विसेज के लिए। कोई भी एग्जामिनेशन में आप देखेंगे, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में खासकर यूपीएससी में, तो वो कभी भी न्यूज़ से क्वेश्चन नहीं देता, न्यूज़ के पीछे जो बैकग्राउंड है उसको हमें जानना होता है। और मेरा यहाँ प्रयास यही रहता है कि मैं उसके बैकग्राउंड को आपको समझाऊँ। ठीक है, उसके क्यों है, क्या, कैसे है, कब आया, मतलब कनेक्ट करना जरूरी है आपके लिए। ओके, थैंक यू।